हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे क्वार्टर मेजर टेस्ट सेकंड का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर नॉट कायरल। नॉट लिखा हुआ है, मतलब कौन से मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कायरल मॉलिक्यूल कहते किसको है। देखिए, दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। पहला तो ये कि कायरल की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल की मिरर इमेज लें और फिर चेक करें कि वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा। सुपर इम्पोज चेक करने के लिए आप उसको रोटेट कर सकते हो, कैसे भी किसी भी डिग्री से एंगल से रोटेट कर सकते हो। तो अगर कोई मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कायरल या ए कायरल आप कह सकते हो। और अगर नहीं हो रहा सुपर इम्पोज, मतलब वो क्या हो जाएगा, कायरल। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड है वो अपनी मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं हो रहा है तो वो कायरल कहलाएगा। ठीक है, तो ये पूछा है नॉट कायरल, कौन सा कायरल नहीं है। तो एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरा है कि उसका तरीका क्या है। इसका एक तरीका और है पता करने का कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं। अगर आप मॉलिक्यूल में दो चीज चेक करें, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब वो कायरल होगा। और अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक या दोनों अगर प्रेजेंट है तो वो कायरल नहीं होगा। ये आपको बेसिक डेफिनेशन पता, मैंने आपको बता दी। अब हम चेक करते हैं। पहले मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो देखिए क्या दे रखा है, HCH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CCl और Br। अब यहां पर क्या है कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो ऑल्टरनेट है। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, ऑल्टरनेट है। उससे होता क्या है, होता यह है कि जब आप केवल एक डबल बॉन्ड की बात करते हो किसी भी दो कार्बन के बीच में, ये एक डबल बॉन्ड है बाकी सिंगल बॉन्ड है, ये बात हो गई। तो ये आपके मॉलिक्यूल प्लेनर है। ये मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आने के बाद ये जो चारों वैलेंसी है ये एक तल के अंदर है। किसके अंदर है, एक तल के अंदर है। तो जब एक तल के अंदर होगी, पूरी एक प्लेन में होगी, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपके प्लेन है। इसमें मैंने कहा ये कार्बन, ये कार्बन, ये एटम, ये एटम, ये और ये एटम, ये सारे आ गए। ये मतलब पूरा एक प्लेन ऐसे हो गया। तो जब आपको प्लेन लगाना है तो आप मॉलिक्यूलर प्लेन लगाओगे ऐसे। तो मॉलिक्यूलर प्लेन लगाने से क्या होगा कि जितने भी एटम प्लेन के अंदर है वो सारे आधे आधे कट जाएंगे। तो ये जैसे मैंने कहा जितने भी एटम है ये मैंने प्लेन लगा दिया। अब एक एटम का आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे, तो वो अपने आप में क्या है, मिरर इमेज है। तो अगर इस टाइप से आपके डबल बॉन्ड है कि भाई सिंगल डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड कंटिन्यूस में नहीं है, तो डबल बॉन्ड के बाद दोनों कार्बन पे सिंपल सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपके प्लेनर स्ट्रक्चर है। क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो ये प्लेन, उसके बाद ये प्लेन, ये सब एक ही प्लेन में आ जाएंगे। अब ये वाला जो दूसरा केस है इसमें क्या हो गया कि डबल बॉन्ड कंटिन्यूस में आ गए, डबल बॉन्ड के आगे कंटिन्यूस में। अब इससे होगा क्या, ये हो गया। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो आप वैलेंसी बताओगे, एक बार तो मैं सिंपल ही बताता हूं। तो अब जब आप इस टाइप से बताओगे तो ये sp2 था, ये sp2 संकरण था, 120 डिग्री का कोण हो जाता है। ये sp2 है, ये sp2 है और ये हो गया sp। अब यहां पर क्या होता है कि इसको मैं बनाऊंगा जब, तो ऐसे बनाऊंगा वेज और डैश। अब इसमें फर्क क्या आया, फर्क ये आया कि जब आपने केवल एक डबल बॉन्ड बनाया था तो उसमें आपने क्या कहा था कि संकरण है sp2। अब जैसे मान लीजिए पहले वाले कार्बन की बात करूं तो ये जो sp2 संकरण है ये किससे बना है, s से, px से और py से। और सेम टू सेम ये वाला भी किससे बना है, s px और py। बचा क्या, pz। तो pz जो है वो आपके ऐसे था तल के लंबवत। तो मैंने क्या कहा कि भाई दो कार्बन है, sp2 संकरण है, तो ये कार्बन है। अब इसका s px और py काम में आ गया, इसका x py और x px और py काम में आ गया। तो ये तो हो गया x और y प्लेन में। अब ये जो pz है वो ऐसे है लंबवत। तो pz जो होता है वो क्या होता है कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब जो संकरण का sp2 संकरण है उसके क्या है, लंबवत है। तो ये प्लेन आ गया, तो ये pz हो गया। अब ये जो pz क्या बना रहे, पाई बॉन्ड बना रहे। तो ये तो सिंपल ऊपर वाला केस था। अब नीचे वाले केस में क्या दिक्कत आ गई, नीचे वाले केस में दिक्कत ये आ गई कि ये जो संकरण है, मान लो sp2 जो संकरण है ये किससे बना है, s px और py से। किससे बना है, s px और py से। अब इसका जो बच गया वो बच गया pz, ये pz बच गया। तो अब इसको अगर पाई बॉन्ड बनाना तो इसको भी pz चाहिए। इसका मतलब जो बीच वाले कार्बन का pz था पाई बॉन्ड बनाने के लिए किसके के साथ काम में आ गया, इस वाले के साथ काम में आ गया। अब ये जो दूसरे कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा उसमें pz काम में नहीं आएगा, दूसरा ऑर्बिटल आएगा। तो अब हुआ क्या कि पहला वाला कार्बन जो था वो ऐसे था, ये वाला कार्बन मान लीजिए, ये कार्बन फिर ये कार्बन फिर ये कार्बन। तो ये कार्बन sp2 संकरण है, ये xy प्लेन है। तो पहला पाई बॉन्ड ऐसे बन रहा है, pz और pz। अब जो दूसरा जो तल होगा वो लंबवत होगा, ऐसे होगा, ऐसे।
तो ये एक्स वाई है, तो ये मान लीजिए ये आपके एक्स, ये वाई और ये जेड। तो अब जो आपके प्लेन है, एक तो ये वाला था एक्स वाई, अब ये जो दूसरा प्लेन है ये दूसरी एक्सिस में आ गया, ये एक्स जेड मान लीजिए। तो अब क्या है कि प्लेन परपेंडिकुलर हो गया, तो अब जो ग्रुप आएंगे वो अलग आएंगे, ग्रुप आएंगे वो क्या आएंगे, अलग। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो दो ग्रुप है वो ऐसे हैं। तो हुआ ये कि आपके ये पाई बॉन्ड अलग ऑर्बिटल से बन रहा है और दूसरा जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो अलग ऑर्बिटल से बन रहा है, तो ये क्या है, सेम प्लेन में नहीं है। तो इससे हुआ ये कि जो ये वाला कार्बन है इसके दो ग्रुप अगर इस प्लेन में है, तो इस वाले कार्बन के दो ग्रुप इसमें और इस प्लेन में है। ये बेसिक सी बात है। तो होता क्या है कि जब ये वाले दो अलग प्लेन में हैं और ये वाले अलग प्लेन मतलब परपेंडिकुलर है, तो ये आगे अगर दो ग्रुप इसके ऐसे हैं तो दूसरे वाले के दो ग्रुप ऐसे होंगे। अब आपको चेक करना है कि भाई ये कायरल है या नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो इनके बीच का जो प्लेन है ये मिरर इमेज नहीं बनाएगा, और ये जो दोनों ग्रुप डिफरेंट है इनके बीच का जो प्लेन है वो मिरर इमेज नहीं बनाएगा। तो होता क्या है कि ये जो दो ग्रुप ऐसे हैं एक प्लेन में, तो अगर मैं ये वाला प्लेन लगाऊं तो ये दो आधे आधे कट जाएंगे। तो फिर इन दोनों को चेक करना है कि ये आपस में मिरर इमेज आ रहे हैं नहीं आ रहे, और अगर ये वाला प्लेन लगाऊं तो ये आधे आधे कट जाएंगे। फिर इनको चेक करना है कि ये मिरर इमेज आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो कंक्लूजन ये होता है कि दो प्लेन चेक करते हो आप इसमें, दोनों जो ग्रुप हैं, जैसे ये दोनों प्लेन के अंदर है तो ऐसे चेक कर लोगे, और ये दोनों आगे पीछे हैं तो ऐसे चेक कर लोगे। तो दोनों केस में आपको चेक क्या करना है कि जो दो ग्रुप लगे हुए एक कार्बन पे वो आपके सेम नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर मान लो ये दोनों सेम है तो फिर मैं क्या करूंगा, ये वाला प्लेन लगा दूंगा, तो ये आपस में मिरर इमेज हो गया, और ये तो कोई से भी एटम हो आधे आधे कट गए। और अगर ये दोनों सेम है तो फिर कौन सा प्लेन लग जाएगा, ये वाला, तो ये आधे आधे कट गया और ये वाला क्या हो गया, मिरर इमेज। तो आपको कुल मिला के समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है, एक तो होता है एक तो कॉन्जुगेटेड होता है, एक आइसोलेटेड होता है, और एक होता है क्यूमुलेटिव। तो ये आपके कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, ये आपके क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है, मतलब कंटिन्यूअस में है। तो इसको एलिन का केस कहते हैं। किसका केस कहते हैं, एलिन का। तो एलिन के केस में क्या करना है कि दो डबल बॉन्ड अगर कंटिन्यू है तो आपको क्या करना है, प्रत्येक कार्बन पे चेक करना है कि ग्रुप डिफरेंट है या नहीं। अगर डिफरेंट है तो वो कायरल होगा। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है और ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये कायरल है। ये कायरल नहीं है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस में नहीं है, तो सिंपल एल्किन हो गया। तो एल्किन प्लेनर होता है तो वहां प्लेन लग जाता है। इसके बाद सेम आपके एलिन वाला केस हो गया, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है और ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी कायरल है। अब ये पूरी तरीके से एलिन नहीं है, एक स्पाइरेन होता है एक एलिन होता है, तो लगभग सेम ही मान के चलना। अब आपको क्या मान के चलना है कि ये जो अगर आप ओवरऑल ग्रुप को देखोगे तो सेम लगेगा, क्या लगेगा, सेम। तो यहां पर आप प्लेन लगाओगे तो मिरर इमेज का प्लेन लग जाएगा, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है, सेम। ओवरऑल देखोगे तो प्लेन लग रहा है इसमें, तो ये कायरल नहीं है। अब आपके कायरल कौन कौन से हो गए, बी और सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। बात समझ में आ गई। आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर डबल बॉन्ड कंटिन्यूस में है तो दोनों कार्बन पे ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि डबल बॉन्ड है लेकिन साइक्लिक दे दिया, तो ओवरऑल तो जो आपके एनवायरमेंट है सेम ही है, तो प्लेन लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लगभग मिलता जुलता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं, जो कायरल होते हैं। जो कायरल होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कुछ अपवाद है उनको छोड़ दे, तो अभी अपवाद में नहीं जा रहे हम। अब हमें क्या चेक करना है कि भाई कौन कौन से कायरल है कौन से कायरल नहीं है। यहां पर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि भाई ये H है और ये भी H है, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कायरल आप इसको कह सकते हो, लेकिन ओवरऑल एनवायरमेंट क्या है, सेम है। ओवरऑल एनवायरमेंट क्या है, सेम है। अब ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव आप इसको कह सकते हो। तो साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव के केस में क्या होता है, ये थोड़ा मैंने आपको स्टीरियो बताई होगी साइक्लोहेक्सेन की। यहाँ पर आपके दो ग्रुप 1,4 पोजीशन पे हैं। क्या है, दो ग्रुप जो दे रखे हैं OH वो 1,4 पोजीशन पे। अब स्टीरियो क्या कहती है कि अगर 1,4 पोजीशन पे कोई से भी ग्रुप हो, सेम हो डिफरेंट हो कैसे ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि ये मैंने बनाया साइक्लोहेक्सेन। अब ये इसकी 1,4 पोजीशन है, ठीक है। अब इसमें आप कोई से भी ग्रुप लगा लो, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये ऊपर वाला कार्बन पहला, फिर ये दो नीचे, फिर ये दो ऊपर, फिर ये एक नीचे। अब इसके दो ग्रुप ऐसे हैं और इसके दो ग्रुप ऐसे हैं, तो आप जब प्लेन लगाओगे तो पहला और जो चौथा कार्बन है वो ऐसे लग जाएगा प्लेन, और सारे ग्रुप आधे आधे कट जाएंगे। मतलब चाहे डिफरेंट हो चाहे कैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 1,4 पोजीशन में आपके ग्रुप कैसे ही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लेन लग जाएगा। तो प्लेन लग जाएगा तो ये कायरल नहीं होगा, ठीक है। अब आपको कई बार क्या होता है, क्रॉस चेक करना होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि आपको मेहनत कम लगे। तो आपको क्या देखना है, ए ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कायरल नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट गया। बाकी आपको चेक करना है। अब ये ऑप्शन है बी, यहाँ पर ये आपके क्या है, एक एटम कायरल दिख रहा है, आपको कायरल दिख रहा है, और ओवरऑल एनवायरमेंट भी क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि अगर केवल एक ही होता तो वो तो फिर भी कट जाता प्लेन से। देखो यहाँ पर क्या है कि अगर ये सिंपल डबल बॉन्ड नहीं होता तो फिर भी क्या होता है कि भाई वो एक को आप काट देते, क्योंकि अकेला है तो कट जाता, क्योंकि फ्लिपिंग भी हो रही है। लेकिन ये डबल बॉन्ड आ गया तो जो एनवायरमेंट है साइड का वो चेंज हो गया,
भाई डबल बॉन्ड नहीं होता तो साइड का एनवायरमेंट चेंज था या एनवायरमेंट चेंज हो गया डबल बॉन्ड से। ये आपके एलिन का केस है, ये दोनों आइटम डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, मतलब ये तो होगा ही होगा, इसमें फिर भी आपको कंफ्यूजन तो होगा ही होगा। और ये सिंपल आपके आई थिंक लैक्टिक एसिड है, ये OH है, तो ये मैंने क्या करा, ये कार्बन, ये COH, ये OH और ये H, ये लैक्टिक एसिड हो गया, केरल कार्बन हो गया, तो ये भी आपके ऑप्टिकल एक्टिव होगा, मतलब C और D तो 100% है। तो इसमें आपके B और D है, इसमें केवल C है, तो ये आपके आंसर हो जाएगा BCD। आंसर क्या हो जाएगा, BCD। तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, द पीएच। अब यहाँ पर सिंपल सा एलिन का केस दे रखा है, देखिए क्या है, थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है, यहाँ पर इसको हम कहते हैं कि ये एलिन के केस में क्या है, कायरल एटम नहीं है या कायरल सेंटर नहीं है, इसको हम कहते हैं एक्सेस ऑफ कायरलिटी, मतलब एक्सेस की वजह से उसमें मॉलिक्यूल में कायरलिटी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द पीएच ऑफ 0.01 m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CH3CONA एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, pK फॉर CH3COH इक्वल टू 4.0 एंड KW इक्वल टू 10⁻14 इज। अब देखिए इसने सोडियम एसिडेट सॉल्ट दे रखा है, तो यहाँ पर जो सॉल्ट है वो आपके वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो ये आपके केस है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक भी पार्ट वीक है, मतलब एसिड वीक हो सकता है, बेस वीक हो सकता है, या दोनों पार्ट वीक है, एसिड और बेस दोनों वीक है, तो वहां पर उसकी पीएच के लिए फॉर्मूले दे रखे हैं अलग से सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के केस में। देखिए कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप हमारे तो सिलेबस में आयनिक इक्विलिब्रियम है ही नहीं, आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम जो आपके सिलेबस में है एक्चुअली बेसिकली वो पीएच के इर्द गिर्द घूम रहा है, जितनी भी पीएच की वैरायटी के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके दे रखे हैं। तो यहाँ पर वो आपके सिंपल एसिड हो सकता है, सिंपल बेस हो सकता है, डाइल्यूशन का केस हो सकता है, एसिड बेस मिक्सिंग हो सकता है, बफर हो सकता है, या सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होता है। तो ये आपके सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं पीएच के आसपास, तो बेसिकली यही पूछ रही है आरपीएससी स्कूल लेक्चर के लिए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या दे रखा है, pH इक्वल्स टू -½ ब्रैकेट log KW प्लस log PK, सॉरी log K माइनस log C। अब यहाँ पर आपके होता क्या है कि मैं साइड में बता देता हूँ आपको कि PK जो होता है वो होता है -log KA, और आपके PKW जो है वो होता है -log ऑफ KW। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दो चीज होती है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो आपके -½ है इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब log KW आप जब सॉल्व करोगे तो KW की वैल्यू कितनी है, 10⁻14, तो 10⁻14 का log लोगे तो -14 आ जाएगा, तो -14 और ये माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 7 आ जाएगा। उसके बाद ये आपके -½ log K आएगा, तो माइनस log K तो आ गया PK, तो ये हो गया प्लस, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो फाइनली आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला याद नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, ये डायरेक्ट याद कर सकते हो। अब इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, कैसे, यहाँ पर इस फॉर्मूला को अगर मैं फॉलो करूं तो ये 7 आ गया मेरा, प्लस हाफ पीके दे रखा है कि डायरेक्ट पीके दे रखा है, कितना दे रखा है 4, ये मैंने 4 लिख दिया, इंटू 4, प्लस हाफ लॉग सी, ये मैंने हाफ लिख दिया, लॉग सी। अब ये आपके कंसंट्रेशन है, इसका मतलब है 10⁻², -2 का अगर आप लॉग लोगे 10⁻² का तो -2 आएगा, तो ये मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में -2। इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7, ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 2, और ये आपके हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा आपके 8 आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर मान लीजिए बाय चांस कि अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता, जैसे मान लो मैं स्टूडेंट हूं, मैं एग्जाम दे रहा हूं और मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं क्या करूं, तो मैं तुक्का मार सकता हूं। अब मेरी आदत क्या है कि मैं तुक्का आसानी से नहीं मारता, मतलब जब मैं एज ए स्टूडेंट था और मैं पढ़ रहा था तो कोचिंग में मैं एक चीज से फेमस था कि मैं कभी नेगेटिव नहीं करता था, या मैं पूरी क्लास में मान लीजिए मेरे मार्क्स कितने आए, लेकिन नेगेटिव की जब बात होती थी तो सबसे कम मेरे होते थे। तो यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए तुक्का भी मारता तो मैं कैसे मारता, हवा में नहीं मारता, कैसे मारता कि ये जो सॉल्ट है ये आपके वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, और डोमिनेंस किसकी होती है, स्ट्रॉन्ग की। इसका मतलब पीएच जो आनी चाहिए वो बेसिक रेंज में आनी चाहिए, बेसिक रेंज का मतलब 7 से ज्यादा आनी चाहिए। तो दो ऑप्शन तो मैंने वैसे ही काट दिए, अब बच गए दो ऑप्शन 8 और 9। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये होती है कि भाई थोड़ा कम वाला, मतलब वीक की कैटेगरी, ओके ज्यादा, क्योंकि अगर बेसिक हो जाएगा तो फिर वो बेसिक हो जाएगा, सॉल्ट क्या होगा, तो फिर तुक्का मारना होता तो इन दोनों में से मारता और कम वाले पे मार देता। लेकिन आपको तुक्का नहीं मारना, एक बता रहा हूँ कि अगर आपको अटेम्प्ट करना भी पड़े तो आपको कैसे कंसेप्ट काम में लेने हैं, लेकिन एक्यूरेट आंसर का आपके लिए ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। तो ये आपके किसका क्वेश्चन है, पीएच का क्वेश्चन है, कौन सा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल निकालना है। आगे क्या दे रखा है, रिएक्शन दे रखी है इसने, इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन वोस पीएच इज 10, मतलब कि आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है जिसमें जो सॉल्यूशन दे रखा है उसकी पीएच कितनी दे रखी है, 10। गिवन दैट 2.303 RT upon F equals to 0.0591 वोल्ट। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी वीडियो मेरा देखा हो तो मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बता रखा है। फॉर्मूला क्या है, ई इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू -0.0591 पीएच, ये आपके फॉर्मूला है और ये आपके वोल्ट में आएगा। तो अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, -0.0591 इंटू पीएच कितनी हो जाएगी, 10 दे रखी डायरेक्ट, ये आपने 10 रख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा -0.591 वोल्ट। ये आपके आंसर आ जाएगा -0.591 वोल्ट। अब देखिए कुछ नहीं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको 10 से गुणा करना है। अब इससे आसान तो क्या हो सकता है, लेकिन ये आसान कब है, जब आपका पढ़ा हुआ फॉर्मूला। तो ये अगर आप थ्योरी वीडियो आपने देखा हो मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो वहां पर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन द प्रोडक्ट्स आर। अब देखिए ये हो सकता है कि आपने क्वेश्चन गलत कराओ, उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत गलती मेरी भी हो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको आंसर जो बता रखा है वो अपने जगह सही है। मैंने आपको आंसर बता रखा था क्लोरीन और हाइड्रोजन। मैंने आपको क्या बता रखा था कि एनोड पे क्या बन रहा है और कैथोड पे क्या बन रहा है। मैंने आपको बता रखा है थ्योरी वीडियो में और नोट्स में भी तो बता रखा है कि कैथोड पे क्या बन रहा है और एनोड पे क्या बन रहा है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था कि भाई एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो आपके बनेगा क्लोरीन, और कैथोड पे रिडक्शन होता है तो बनेगा हाइड्रोजन। फिर मैंने आपको बताया था कि ये बनता क्यों है। बनता ये इसलिए कि जब आप NaCl की रिएक्शन कराते हो, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, तो ये Na प्लस Cl माइनस ये है। साथ में क्या है, वाटर भी कॉम्पिटिशन में है। साथ में क्या है, वाटर भी कॉम्पिटिशन में है। वाटर कॉम्पिटिशन में मतलब हाइपोथेटिकल समझाने के लिए H प्लस और OH माइनस भी कॉम्पिटिशन में। अब यहाँ पर होता क्या है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे इसका तो क्लोरीन मिलेगा, जैसा कि मिला भी है, और अगर आप रिडक्शन कराओगे इसका तो सोडियम मिलेगा, जबकि ये ना मिलके आपको क्या मिला, हाइड्रोजन मिला। तो आपने इनडायरेक्टली हाइड्रोजन मिला आपको, तो इसका मतलब रिडक्शन किसका हुआ इनडायरेक्टली, H प्लस का। हाइपोथेटिकल है क्योंकि H प्लस होता नहीं है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वाटर, तो वाटर का हुआ, तो H प्लस का रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन बन गया। अब हुआ क्या, क्लोरीन और हाइड्रोजन तो आपको मिल गया इलेक्ट्रोलाइसिस से, लेकिन बचा क्या, बचा ये कि आपके पास Na प्लस और OH माइनस बचा हुआ है, तो ये NaOH हो गया। तो अब आपको कैथोड पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, एनोड पे क्या मिल रहा है, क्लोरीन। लेकिन जो बच गया साथ में, जो एज अ प्रोडक्ट है, वो क्या बचा साथ में, NaOH बचा। तो क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट है। मतलब अगर आपसे पूछे भाई क्या क्या बन रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस से, तो वहां पर इलेक्ट्रोड पे तो आपकी दो चीज बन गई, क्लोरीन और हाइड्रोजन। लेकिन जो सॉल्यूशन बचा, अब क्योंकि NaCl का Na प्लस बच गया और वाटर से हाइड्रोजन बना तो OH माइनस बच गया, तो NaOH भी साथ में बच गया। तो क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन द प्रोडक्ट्स आर। तो यहां पर इसलिए बेसिकली या टेक्निकली आंसर आपके दे रखा है NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि भाई सर ने तो पढ़ा रखा है क्लोरीन और हाइड्रोजन, लेकिन आंसर कुछ और हो गया। उसका कारण या उसका जो लॉजिक है या जो रीजन है वो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ मेटेलिक एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ क्यूबिक लैटिस। ये कह रहा है एक मेटेलिक एलिमेंट है जो कि क्यूबिक लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ईच एज ऑफ द यूनिट सेल इज 2.0 एंगस्ट्रॉम, मतलब जो यूनिट सेल है उसकी एज कितनी दे रखी है, 2.0 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 10.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी दे रखी है। द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 100 ग्राम ऑफ द मेटल इज। अब देखिए क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे आपको लगेगा बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको आसान से आसान क्वेश्चन टफ लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं आपकी थ्योरी अच्छी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि कितना खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपकी थ्योरी पड़ी हुई होती, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला रखा, 10 से गुणा करा, कितनी देर लगी सॉल्व करने में, कोई टाइम नहीं लगा। तो कहने का मतलब है जब आपकी प्रैक्टिस होती है, पढ़ा हुआ होता है, आपको टफ से टफ क्वेश्चन क्या लगता है, आसान लगता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपको शुरू में देखोगे तो टफ लगेगा, लेकिन है बहुत आसान। कैसे है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये पढ़ रखा होगा आपने, आई थिंक जरूर पढ़ रखा होगा। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने का तरीका क्या है। नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने का तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए दीवार है, ये पूरी दीवार का वॉल्यूम मुझे पता है और एक ईंट का वॉल्यूम मुझे पता है, तो मैं ओवरऑल ईंट की संख्या कैसे निकालूंगा, दीवार का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ईंट की, एक ईंट का वॉल्यूम, तो ईंट की संख्या आ जाएगी। वैसे ही मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है, तो मुझे टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से। तो सबसे पहले तो टोटल वॉल्यूम निकालना है। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये टोटल वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला दे रखा है, V इक्वल्स टू मास अपॉन डी।
टोटल वॉल्यूम के लिए क्या करना है, टोटल मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब यहाँ पर आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो मास कितना है टोटल, ये कह रहा है द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में निकालना, तो टोटल मास आपके लिए 100 ग्राम हो जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया 100 ग्राम। डेंसिटी तो फिक्स ही रहेगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, 10.0 10 लिख देता हूँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके 10 से 10 कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, तो फाइनली वॉल्यूम क्या आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल चाहिए, तो टोटल वॉल्यूम तो ऊपर आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे क्या चाहिए, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम। यूनिट सेल क्या है, क्यूब के फॉर्म में है, तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, एज लेंथ का क्यूब, ए क्यूब आप कहते हो। तो v जो है वो आपके ए क्यूब होगा, तो ए क्यूब जो है आपके एज लेंथ कितनी दे रखी है 2, तो 2 का क्यूब 2 इंटू, अब एंगस्ट्रॉम को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की घात -8 आता है, 10⁻⁻8 की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपके 10, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 की पावर -8 को 3 से गुणा करेंगे -24 हो जाएगा, तो ये ऊपर ले जाता हूँ डायरेक्ट, 24 हो गया। अब को आपको सॉल्व करना है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो गया, तो ये आपके हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻24, ये आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻24। समझ आ रही बात। तो ये हो गया 2 पंजे 10 और ये हो गया 2 दूनी 4, तो 1.25 इंटू 10⁻24 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, pH ऑफ m/20 H2SO4 is, मतलब H2SO4 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है m/20, उसकी pH क्या होगी। अब देखिए होता क्या है कि जो pH है उसका फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या, pH का फॉर्मूला है -log(H+), इसका मतलब जो pH के लिए जो आप कंसंट्रेशन लेते हो वो H+ की लेते हो, यहाँ पर कंसंट्रेशन H2SO4 की दे रखी है। अब H2SO4 की अगर आप बात करोगे तो H2SO4 जो है वो क्या करता है 2H+ प्लस SO4 2-, मतलब 2H+ दे रहा है, तो H+ की जो कंसंट्रेशन है वो H2SO4 से डबल है, ट्वाइस है। बात समझ आ गई। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जब आपको pH निकालनी होती है तो आप कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी में लेते हो, ऐसे कह सकते हो इनडायरेक्टली, जो कि मैंने आपको कंसेप्चुअली समझाया। तो अब यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन ट्वाइस है, तो जब आप नॉर्मेलिटी निकालोगे तो वो आपके क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, या H+ की कंसंट्रेशन ट्वाइस हो जाएगी। तो ये जो m/20 है इसको आप 2 से गुणा करोगे तो ये m/10 आ जाएगा, m/10 कह लो या n/10 कह लो, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। m/10 कह सकते हो या n/10 कह सकते हो, जो आपको एक्चुअल कंसंट्रेशन काम में लेनी है pH निकालने के लिए। तो अब आपके क्या है, pH इक्वल्स टू -log(H+). अब H+ की कंसंट्रेशन कितनी है 1/10, ठीक है, ये आपके आ गया। तो 1/10 का मतलब 10⁻⁻1, और 10⁻⁻1 का मतलब क्या है, -1 आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया आंसर। बात समझ में आ गई। तो आपको जब pH निकालनी है तो आपको नॉर्मेलिटी लेनी है, तो नॉर्मेलिटी जो होती है मोलरिटी इंटू x होती है, x क्या है यहाँ पर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कंपाउंड विच एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। अब देखिए 3 ऑप्शन तो है, एक एक के, एक एक का मतलब B, C और A, और एक ऑप्शन तीनों का है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके कोई से भी लग रहे हैं, 2 जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे रहे हैं, इसका मतलब तीनों देंगे फिर, क्योंकि 2 का कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना। कई बार क्या होता है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर ऑप्शन देख लो एक बार, फिर वापस से क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आपके दिमाग में रहे कि आप मुझे क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना है। बात समझ रही है। जैसे यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की जो भी मैंने आंसर निकाल दिया। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो एक तो बी है, एक सी है और एक ए है, और एक तीनों है। तो अगर कोई से भी 2 आपको लग रहा है ज्योमेट्रिकल देंगे, मतलब फिर वो देंगे। तो अब आपका पहला क्या है, C6H5CH, मैं लिख देता हूँ C6H5, ये हो गया आपके डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपके H, ये हो गया डबल बॉन्ड के साथ N, और ये हो गया OH, ये लोन पेयर हो गया। तो ये ऑक्सिम का केस है। अब ऑक्सिम जो है ज्योमेट्रिकल देता है, OH जो है एक बार H के सिस हो सकता है और एक बार H के ट्रांस हो सकता है, तो ये ज्योमेट्रिकल दे रहा है। ये आपके 2-ब्यूटीन है, ये तो मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बता रखा है और ये कितनी बार आ रखा है। सबसे सिंपल एल्किन जो ज्योमेट्रिकल देती है वो क्या है, 2-ब्यूटीन, H CH3 और CH3। अब ये सिस भी हो सकता है, ये ट्रांस भी हो सकता है, ये भी ज्योमेट्रिकल दे रहा है। अब तीसरा है, भाई हमको तो आंसर निकालना है। अब तीसरा जो है एक्चुअल में क्या है, ये ऐसे है, और इसकी जो 2 वैलेंसी है वो 2 वैलेंसी अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसे है 2 वैलेंसी। तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हो कि भाई वेज है दोनों, या फिर एक वेज और एक डैश है, ठीक है। तो जैसे मैंने दोनों वेज बना दिया तो ये सिस हो गया, ये क्या हो गया, सिस। तो इस टाइप से आप कह सकते हो। या फिर कई बार हम क्या करते हैं, इसको ऐसे भी बताते हैं
ये दो वैलेंसी, दोनों ग्रुप ऊपर है या दोनों ग्रुप नीचे है, या एक ऊपर है एक नीचे। तो इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो, इसको ऐसे भी शो कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल दे रखा है, तो कई बार क्या होता है हम जैसे देखते हैं वैसे लगता है। ये सिंपल दे रखा है, इसका तो ये नहीं कि इसमें स्टीरियो की इन्फॉर्मेशन है, इसमें स्टीरियो की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इससे ट्रांस है। इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी, जब तो ऐसे शो करोगे या ऐसे शो करोगे। तीनों ज्योमेट्रिकल दे सकते हैं। ये आंसर। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसका, वो दे रखा है इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है न्यू सीओ की स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ये कह रहा है कि आईआर की फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो किस सीक्वेंस में होगी, अलग अलग कंपाउंड दे रखे हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूं वापस से। इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो ऑर्डर बताना आपको। पहला दे रखा है CH3CHO एसिटिल्डिहाइड, दूसरा दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। उसके बाद आई थिंक शायद इसको एक्रिल एल्डिहाइड कह सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और ये CHO। ये तीन कंपाउंड दे रखे हैं। अब सबसे पहले तो कंसेप्ट ये देखना है कि भाई यहाँ पर कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो इसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है कि कार्बोनिल का जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रांग है, जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये जो मैं कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ, ये कार्बोनिल का बॉन्ड है, ये जितना स्ट्रांग होगा उतनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये स्ट्रांग कब होगा, जब इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। अब कंसेप्ट क्या काम करता है कि ये जो CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी जब आप MOT चेक करोगे तो MOT में जो आपके ल्यूमो है, होमोल्यूमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो CO का जो ल्यूमो है वो एंटी बॉन्डिंग है, वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग। अब ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि इसकी MOT क्या होती है, आप चाहो तो देख लेना। CO के जब आप MOT डायग्राम में जाओगे तो उसका जो ल्यूमो है वो एंटी बॉन्डिंग है। इसका मतलब जब आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो जब आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो किस में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो जब आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये किस में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर को क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। MOT में हम पढ़ते हैं कि भाई बॉन्ड ऑर्डर जो होता है हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन दोगे वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर को कम करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। अब आपको चेक करना है कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है केवल CH3, यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रेजोनेंस से। यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस में दिए जा रहे हैं, थर्ड में, फिर सेकंड में, और फर्स्ट में सबसे कम। तो जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब फर्स्ट की सबसे ज्यादा होगी, और सबसे कम किसकी होगी, थर्ड की। तो आंसर हो जाएगा ये। कंसेप्ट क्या हुआ कि कार्बोनिल को जितने इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप मिलेंगे वो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम करेंगे तो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो आपकी रीजनिंग है वो ये है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए होता क्या है, नॉर्मली हम रटने वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, रीजनिंग कम आती है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉल्यूशन A and B ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैविंग pH 6 and pH 4 रेस्पेक्टिवली इज। अब देखिए यहां पर मैंने आपको दो फॉर्मूले बता रखे हैं, एक तो बता रखा है डाइल्यूशन का, एक बता रखा है एसिड बेस मिक्सिंग का। एक आपके एसिड एसिड और बेस बेस मिक्सिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको मैं अगर बात करूं कि अगर मैं डाइल्यूशन की बात करूं तो वहां पर फॉर्मूला होता है N2V2 इक्वल्स टू N1V1। इसका मतलब ये हुआ कि N1V1 इनिशियल नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम है, और N2V2 जो है डाइल्यूशन के बाद नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम है। एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये होता है N3V3 इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2, जिसमें हम एसिड एसिड मिक्सिंग करते हैं या बेस बेस मिक्सिंग करते हैं। जैसे ये वाला आपके दे रखा है तो ये वाला आपके इस वाली कैटेगरी में जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, N1V1 क्या है, एक सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम, N2V2 क्या है, दूसरे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम, और N3V3 क्या है, फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम। उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरी कंडीशन क्या होती है कि आपके N3V3 इक्वल्स टू N1V1 माइनस N2V2, या फिर आप N2V2 माइनस N1V1 भी लिख सकते हो, वो एक एसिड और एक बेस होता है। अब यहाँ पर आपके होता क्या है कि ये जो ना दो है इनके आंसर लगभग मिलते जुलते आते हैं।
तो दोनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला काम में ले सकते हो। अगर पीएच रेंज 2 है या उससे ज्यादा है, तो अगर 1 है तो आप ये वाला भी काम में ले सकते हो। तो मैं आपको एक फॉर्मूले से सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर दूसरा आपको खुद को ट्राई करना है। मैं ऊपर वाले से सॉल्व करता हूँ, इससे आपको खुद को ट्राई करना है और फिर चेक करना आंसर कितना पास में आ रहा है। N2V2 इक्वल्स टू N1V1, N2V2 इक्वल्स टू, या एक काम करते हैं N2V2, हाँ चलो यही ले लेते हैं, N1 और V1, ये आपके N1V1 जो है नीचे वाले से सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि डाइल्यूशन आप कर रहे हो तो वहां पर यहाँ आपके दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, ये वाले फॉर्मूले से। N3V3 इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2, ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। अब आपको करना क्या है, दोनों के आपने सेम वॉल्यूम ले रखे हैं, तो आपके एक जो है pH 6 है, एक की pH कितनी है 6, तो नॉर्मेलिटी जो है वो कितनी आएगी, नॉर्मेलिटी आएगी 10⁻⁻6, तो एक की नॉर्मेलिटी आ रही है 10⁻⁻6, वॉल्यूम है V, क्योंकि वॉल्यूम सेम ही आप ले रहे हो। द pH ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, तो 10⁻⁻6 इंटू V प्लस दूसरा क्या है 10⁻⁻4 इंटू V, ये हो गया आपके। अब आपको क्या करना है, फाइनल नॉर्मेलिटी और फाइनल वॉल्यूम निकालना है। अब आपको फाइनल नॉर्मेलिटी फाइनल वॉल्यूम निकालना है, ये हो गया आपके। अब जब आप दोनों को ऐड करोगे तो V आपके कॉमन आ जाएगा, V क्या हो जाएगा, कॉमन, तो N3V3 इक्वल्स टू V कॉमन आ गया, और ये हो गया 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻4, ठीक है। अब आपके जो फाइनल नॉर्मेलिटी है, V जो है फाइनल, वो क्या होगा, ट्वाइस होगा इसका, तो ये 2V हो जाएगा, तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो N3 क्या आ गया फाइनली 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करें, 10⁻, अगर मान लीजिए कि मैं -4 जो है या -6 बाहर ले लूं, 10⁻⁻6 क्या करूं, बाहर ले लूं कॉमन, तो ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 है, तो इसको मैंने 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई भी करा, डिवाइड भी करा, तो ये 100 आ जाएगा, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये फाइनली हो गया 101 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻6। तो अब यहाँ पर इसको अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 50.5 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आपके आ गया, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 5.05 इंटू 10⁻⁻5। तो जब आप इसकी pH लोगे, फाइनली नॉर्मेलिटी आ गई, अब जब आप इसकी pH लोगे तो pH जो आएगी वो क्या आएगी, -log(H+ होता तो ये 5 तो आ ही जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5 तो आ ही जाएगा, और ये माइनस में आएगा -log5, और जो कि 0.69 समथिंग होता है, तो 0. अगर मैं 7 मान लूँ राउंड ऑफ में, तो 5 - 0.7, तो ये आपके हो जाएगा 4.3। आंसर क्या आएगा, बिटवीन 4 एंड 5। अब ये तो देखिए बहुत लंबा आपको कैलकुलेशन हो गया। सिंपल सी बात ये है कि आप ऐसे समझो कि जो, अगर मैं ऊपर वाले से करता तो कैसे करता, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है या जिसकी pH कम है वो स्ट्रांग है, तो उसको तो मान लो आप एसिड, और दूसरे वाले को मान लो आप वाटर, अगर pH रेंज 2 है या उससे ज्यादा है। तो अब मान लीजिए कि मैं इसको सॉल्व करता, तो मैं क्या करता कि भाई मेरे पास जो एक सॉल्यूशन है वो एसिड है, उसका वॉल्यूम जो भी है, तो मैंने क्या करा कि N1V1 की बात करें, अब देखिए मैं ऊपर वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके ट्राई करते हैं। अब पहला वाला जो है हमारा एक एसिड है और बाकी दूसरा हमने वाटर मान लिया, तो हमने क्या कहा कि भाई जो N2V2 है फाइनल वॉल्यूम और फाइनल कंसंट्रेशन है। अब N1V1 क्या है, N1V1 है स्टार्टिंग का वॉल्यूम और स्टार्टिंग की नॉर्मेलिटी, तो स्टार्टिंग का वॉल्यूम मैंने V कह दिया, फाइनल वॉल्यूम आपके V2 हो जाएगा। स्टार्टिंग का वॉल्यूम मैंने V कह दिया, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो ये 2V हो जाएगा। अब जो आपके कंसंट्रेशन है इसको मैं लिख देता हूं 2V इंटू N2 इक्वल्स टू N1 इंटू V, ठीक है, V से V कैंसिल आउट हो गया। अब N1 जो है वो क्या है, N1 का मतलब क्या है 10⁻⁻4 है, तो N2 क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाय 2, तो N1 क्या है 10⁻⁻4 है डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपके। अब ये आप डिवाइडेड बाय 2 है 10⁻⁻4, तो आपने क्या करा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻5। तो फाइनली जब आप pH निकालोगे तो pH क्या आ जाएगी, 10⁻5 का हो जाएगा 5 - log5, 0.699 जो है वो सेम आ जाएगा, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा 4.3। तो इसका और भी एक तरीका है डायरेक्ट, ये तो कैलकुलेशन फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। अगर आप एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके उसका वॉल्यूम ट्वाइस करते हो, देखिए जितनी प्रैक्टिस करते हो डायरेक्ट आ जाता है। अब ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता तो आप रट लेते, फिर जैसे ही थोड़ा चेंज होता फिर आपसे सॉल्व नहीं होता, फिर आप बोलते सर ये सॉल्व नहीं हुआ समझा दो।
इसलिए पहले समझाना पड़ता है। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, एसिड एसिड मिक्सिंग वाले से भी कराया तो लगभग राउंड ऑफ में यही आया, और डाइल्यूशन वाले डायरेक्ट से कराया तो भी राउंड ऑफ में यही आया। अब आपके कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है जिसकी पीएच का डिफरेंस कम से कम 2 है, तो या तो आप एसिड में वाटर मिला लो या एसिड में एसिड भी मिलाओगे और पीएच डिफरेंस 2 है, तो वहां पर आपको क्या करना है कि जब आप वॉल्यूम को दोनों को बराबर मिला के वॉल्यूम को ट्वाइस करते हो तो पीएच के में डिफरेंस क्या आएगा, जो लोअर पीएच है उसमें 0.3 ऐड हो जाएगा। तो लोएस्ट पीएच कितनी है 4, उसमें 0.3 ऐड हो जाएगा, 4.3 आंसर। टाइम ही नहीं लगेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप निखरोगे। तो होता क्या है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते या नहीं करना चाहते तो हमें फिर प्रॉब्लम आती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि बिना दिमाग बंद करके प्रैक्टिस करनी, दिमाग को खुला रखो और कंक्लूजन खुद के निकालो कि भाई मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा, इससे मुझे क्या शॉर्टकट मिला। शॉर्टकट मतलब एक कॉमन सॉल्यूशन क्या मिला। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या मिला कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम ट्वाइस कर रहे हो, चाहे उसके सेम नेचर के सॉल्यूशन से, एसिड में एसिड से या फिर वाटर से, पीएच डिफरेंस 2 है, तो आपके वॉल्यूम ट्वाइस करने पर पीएच कितनी हो जाएगी, 0.3 बढ़ जाएगी। ये आंसर है। ठीक है, छोटे वाले की जो पीएच 4 थी उसकी 0.3 बढ़ जाएगी, मतलब 4.3 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन को आपको हर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगर आप शुरू में घर पे हो, प्रैक्टिस करो, फ्री हो, तो आप लॉन्ग मेथड से कर सकते हो। फिर जब आप लॉन्ग मेथड से काफी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो फिर आप शॉर्टकट निकाल सकते हो। जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, जो स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होते, उनमें डिफरेंस क्या है कि जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं वो करते क्या है, वो खुद का एक आउटपुट देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा, अब मैं मेरी तरफ से क्या इसमें इनोवेट कर सकता हूँ, शॉर्टकट निकाल सकता हूँ या क्या कंसेप्ट बना सकता हूँ। अगर दूसरा जो कर रखा है उसके बेस चलोगे तो आपको इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। खुद का आउटपुट रखो और खुद का इनपुट दो उसमें, तब तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। अ सर्टेन करंट लिबरेटेड 0.504 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 2 आवर्स। ये कह रहा है कि एक करंट हमने दिया जिससे इतने ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, टाइम भी दे दिया 2 आवर्स। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर कैन बी लिबरेटेड बाय द सेम करंट फ्लोइंग फॉर द सेम टाइम इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखिए सीधा सीधा सही है। मैंने आपको एक थ्योरी में एक चीज रटा रखी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब मैंने आपको फैराडे लॉ पढ़ाया था तो मैंने एक चीज आपको रटाई थी। मैंने क्या रटाई थी कि एक फैराडे का मतलब एक तुल्यांकी। अगर आप एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो उससे एक तुल्यांकी जो है सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। अब एक तुल्यांकी का मतलब उसका वेट जो है वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर है। तो एक तुल्यांकी एक फैराडे एक तुल्यांकी, 2 फैराडे 2 तुल्यांकी, 3 फैराडे 3 तुल्यांकी, आधा फैराडे आधा तुल्यांकी। ये सिंपल था। अब वो जो एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है वो तो कॉमन है, लेकिन उससे तुल्यांकी किसी का भी हो सेम ही बात है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसने हाइड्रोजन का वेट दे दिया, तो ये हाइड्रोजन से पहले आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है कि कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी काम में आई, और उससे फिर इसने कॉपर पूछ लिया। तो हम जो डायरेक्ट पढ़े थे एक फैराडे से एक तुल्यांकी, अब ये क्या कर रहा है, 2 स्टेप में चल रहा है। पहले इसने क्या करा, हाइड्रोजन दे दिया, उसको आपको क्या निकालना है कि कितने तुल्यांकी है। वो जितने तुल्यांकी होगा उतने तुल्यांकी आपके फैराडे होगा और उतने तुल्यांकी आपके दूसरा सब्सटेंस होगा। तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन का जितने तुल्यांकी डिपॉजिट हो रहा है उतना ही तुल्यांकी कॉपर डिपॉजिट होगा। तो आपको क्या करना है, तुल्यांकी निकालना है। अब इसमें तो फैराडे निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने तुल्यांकी का एक डिपॉजिट हो रहा है उतने तुल्यांकी दूसरा डिपॉजिट होगा। तो आपको तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी पता हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपको करना क्या है, करना यह है कि हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन गैस होती है H2, मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं राउंड ऑफ में जाऊं तो 2 होता है, और तुल्यांकी भार में जाऊं इसका ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये इसका क्या है मॉलिक्यूलर वेट, और तुल्यांकी भार में जाऊं इक्विवेलेंट वेट तो ये 1 हो जाएगा राउंड ऑफ में। अब ये कितना देर का 0.504, तो तुल्यांकी भार का मतलब क्या है 0.504 डिवाइडेड बाय तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार कितना है, लगभग 1 ही है, या आप इसको 1.08 जो भी कह सकते हो, 1.08 कह सकते हो। तो फाइनली ये हाफ आ जाएगा, एक्यूरेट क्या हो जाएगा, हाफ। इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने तुल्यांकी डिपॉजिट हो रहे हैं, आधा तुल्यांकी। कितना तुल्यांकी डिपॉजिट हो रहा है, आधा तुल्यांकी। तो फैराडे भी कितने दिए, हाफ फैराडे दिए। अब आधा तुल्यांकी हाइड्रोजन डिपॉजिट हो रहा है तो आधा तुल्यांकी कॉपर डिपॉजिट होगा। तो कॉपर का जो एटॉमिक वेट है, ठीक है, वो 63 पॉइंट समथिंग होता है, राउंड ऑफ में 64 ले लेता हूं मैं। ठीक है, 64 मैंने राउंड ऑफ में एटॉमिक वेट ले लिया। अब कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, कॉपर की वैलेंसी बेसिकली 2 होती है। देखो क्या कर रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर कैन बी लिबरेटेड बाय द सेम करंट फ्लोइंग फॉर द सेम टाइम इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए ये दे दिया इसमें कॉपर सल्फेट। क्यों, क्योंकि तुल्यांकी भार जो होता है वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है वैलेंसी पे। कॉपर सल्फेट का मतलब +2 की बात हो रही है, तो +2 की बात हो रही है तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 2, 32 राउंड ऑफ में हो जाएगा। तो ये एक तुल्यांकी का मतलब है 32। अब हाइड्रोजन कितने तुल्यांकी था, आधा तुल्यांकी। तो कॉपर भी कितना डिपॉजिट होगा, आधा तुल्यांकी। तो एक तुल्यांकी का वेट 32 है, तो आधा तुल्यांकी कितना हो जाएगा, 16 अप्रोक्स। ऑप्शन चेक करो, 15.9 आंसर। ठीक है, ऐसे आपको चलना पड़ेगा।
कि एक जो ट्रेडिशनल मेथड है कि भाई ये फॉर्मूला दे रखा है, ऐसे काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद के कंक्लूजन निकालने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बिल्कुल मिलता जुलता ही है। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 112 ml ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी फ्रॉम एसिडिफाइड वाटर इज। अब यहाँ पर मोल कंसेप्ट काम में आ रहा है। तो मैंने आपको जब मोल कंसेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे या आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पर आपके मोल कंसेप्ट काम में आएगा। अब हमारी क्या आदत है कि ये तो सिलेबस में दे ही नहीं रखा, ये तो हमको पढ़ना ही नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो फिर वो जो आपके बाकी टॉपिक है वो समझ में नहीं आएंगे, तो फिर आप कभी समझ ही नहीं पाओगे, फिर बोलोगे समझ तो समझ ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मोल कंसेप्ट हमने पढ़ा नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 112 ml ऑफ हाइड्रोजन। अब सबसे पहले तो 112 ml ऑफ हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है? मीनिंग दो सेंस में, या तो मोल निकालो या तुल्यांक निकाल लो। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की कितनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं तुल्यांकी के सेंस में, क्योंकि यहां पर फैराडे में तुल्यांकी चल रहा है, मोल तुल्यांकी दोनों ही बता देता हूं। हाइड्रोजन गैस है ये, ठीक है, एक मोल का मतलब होता है वॉल्यूम 22.4 लीटर, ठीक है, और एक तुल्यांकी का मतलब हो जाएगा जस्ट हाफ, कितना हो जाएगा 11.2 लीटर। अब मैं तुल्यांकी की बात करूं तो एक तुल्यांकी का मतलब 11.2 लीटर, या फिर मैं कह सकता हूं 11,200 ml। तो नंबर ऑफ मुझे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मुझे निकालने हैं अगर, तो मैं कैसे निकालूंगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालें तो कैसे निकालूंगा कि यहाँ पर आपके वॉल्यूम कितना दे रखा है 112 डिवाइडेड बाय 11200, ये आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। कितने आ गए 1/100, ये आ गए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट है उतनी इलेक्ट्रिसिटी आपके लगी है, मतलब 1/100 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगी है आपके। अब 1/100 फैराडे चेक करो ऑप्शन में, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये दो बच गए। एक फैराडे का मतलब कितना होता है? एक फैराडे का मतलब होता है राउंड ऑफ में 96500 कूलाम, तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो ये हो जाएगा F/100, 20 से 20 कट गए, 965 आंसर। अब मजेदार बात बताता हूँ आपको एक, कि एक फैराडे का मतलब 96500 होता है, तो ये 1 फैराडे 96500 कूलाम, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये दोनों ही नहीं हो सकते, ये दोनों ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 1 फैराडे और 96500 सेम ही है, तो दो तो आंसर हो नहीं सकते, तो अब बच गए ये दोनों। तो अब इन दोनों से सही कौन सा है? 965 कूलाम। तो ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जो आपके फैराडे लॉ है वो दोनों मिक्स चल रहे हैं। हालांकि आरपीएससी इस कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती है, लेकिन ये वन ऑफ द टफेस्ट न्यूमेरिकल में से आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि रटे रटाए फॉर्मूले जो है एग्जैक्ट लागू नहीं कर पाते हम, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ सॉल्यूशन हैज pH equals to 2, it is diluted to 5 times, then the pH of the solution will be। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें आपके दो सॉल्यूशन थे जिसकी pH 4 और 6 थी। फिर मैंने आपको बताया कि उसको आप या तो एसिड एसिड वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो या डाइल्यूशन वाले से करो, आंसर लगभग सेम ही आएगा, क्योंकि pH का डिफरेंस 2 है, तो वो डाइल्यूशन वाले केस से सॉल्व कर सकते हो। अब ये सेम क्वेश्चन है डाइल्यूशन वाला, तो हमने वहां कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर आप डाइल्यूशन ट्वाइस करते हो, भाई जो आपने दो सॉल्यूशन मतलब एक को वाटर मान लो एक को एसिड मान लो, दोनों बराबर मात्रा में मिलाए, तो एसिड की pH 0.3 से बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर वॉल्यूम ट्वाइस नहीं हो रहा, वॉल्यूम 5 टाइम्स हो रहा, मतलब 5 गुना आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो, तो कंक्लूजन क्या आएगा? तो बहुत ज्यादा टिपिकल तो नहीं है, N2V2 इक्वल्स टू N1V1, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। अब वॉल्यूम जो है 5 गुना हो गया है, तो ये जब आप करोगे V2 तो ये हो गया N2 इक्वल्स टू 5V1 N1V1, V1 से V1 कट गया, N2 इक्वल्स टू N1/5, 5 गुना डाइल्यूट करा मतलब नॉर्मलिटी क्या होगी 5 टाइम्स कम हो जाएगी। अब आपके क्या होगा, N2 जो आएगा वो क्या आएगा? अब सीधी सीधी सी बात है कि N1 जो है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके N1 जो है वो आपके डिवाइडेड बाय 5 आ गया। अब pH जब N2 जो है वो आ गया N1/5। अब pH क्या होता है? pH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, H प्लस मतलब कंसंट्रेशन। तो अब pH क्या होगा? माइनस लॉग N1/5, और pH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ N1 माइनस लॉग 5। अब माइनस लॉग N1 मैंने ऐसे क्यों छोड़ा? इसका मतलब डायरेक्ट जो pH है पहले वाले की वो आ गया, माइनस लॉग 5 ये है, ठीक है। ये आपके माइनस जो है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि जब आप 5 गुना डाइल्यूट करते हैं तो 5 गुना डाइल्यूट का मतलब उसमें प्लस लॉग 5 हो जाएगा। आपने 2 गुना डाइल्यूट करा था तो प्लस लॉग 2 था, क्या था? लॉग 2 था।
log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। तो कहने का मतलब है आप कितने गुना डाइल्यूट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो, सॉल्व करने का तरीका है। यहाँ पर मैंने क्या करा, अब ये मैं ऐसे ना करके मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करता, तो मैं क्या करता कि भाई ये आपके n1 जो है इसकी वैल्यू कितनी है देख, pH 2 दे रखी है, तो pH 2 का मतलब होता है n1 10 की घात -2। तो जब 10 की घात -2 है तो ये होता है 10/5, तो ये हो जाता है 2 × 10⁻³ ऐसे कर लेते। तो फिर आप करते 3 - log 2, इसको जब आप सॉल्व करते तो आप करते 3 - log 2, इसकी जगह मैंने कर दिया pH + log 5, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। कैसे सेम आएगा, ये आपके नॉर्मेलिटी आ रही है 2 × 10⁻³, इसका जब आप pH लोगे तो 3 - log 2 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2.7। क्यों, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और यहाँ पर है pH + log 5, pH कितना है, pH 2 है, log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.69 समथिंग, मतलब 0.7, 2.7, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप डाइल्यूशन ट्वाइस कर रहे हो तो 0.3 ऐड कर लो pH में, और अगर आप डाइल्यूशन 5 गुना करो तो log 5 की जो वैल्यू है वो आप ऐड कर लो 0.7। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना आप जितने गुना डाइल्यूशन करते हो उसका log लो और ऐड कर दो लोअर pH में। 2 गुना कर रहे हो तो 2 का log लो, pH में ऐड कर दो। 5 गुना कर रहे हो तो 5 का log लो, pH में ऐड कर दो। सॉल्व करने की आपके प्रैक्टिस से कैसे कर रहे हो, आंसर आ जाएगा 2.7। आंसर क्या आ जाएगा 2.7। बात समझ आ रही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड द नंबर ऑफ IR एक्टिव मीडिया, सॉरी IR एक्टिव मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड नंबर ऑफ IR पीक रेस्पेक्टिवली। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है शायद मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, दोबारा से बता देता हूँ। होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करते हैं CO2 की, ये CO2 है, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड ले रहा हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पर जब हम नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स की बात करते हैं तो होता है क्या, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 3n होता है। 3n कितने आ गया, 3 एटम है तो 3 3 9 एटम आ गए, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए, जिसमें से आपके ट्रांजिशन जो होती है, ट्रांजिशनल मोड होती है 3। रोटेशनल मोड क्या होती है, लीनियर अगर है तो रोटेशनल मोड 2 होगी, और अगर नॉन लीनियर है तो 3 होगी। क्योंकि ये लीनियर है तो 2 है, 5 माइनस कर दिए बचे 4। तो वाइब्रेशनल मोड जो है टोटल वो 4 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड द नंबर ऑफ IR एक्टिव मोड ऑफ वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ IR एक्टिव मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड नंबर ऑफ IR पीक रेस्पेक्टिवली। अब इसने टोटल तो वाइब्रेशनल मोड पूछे नहीं, IR एक्टिव पूछे। अब ये जो 4 होते हैं इसमें से 2 स्ट्रेचिंग होते हैं और 2 बेंडिंग होते हैं, ठीक है। ये पूरा थ्योरी में मैंने पढ़ा रखा है। अब स्ट्रेचिंग में एक सिमेट्रिक होता है और एक एसिमेट्रिक होता है, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होता है, एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होता है। अब होता क्या है कि जब CO2 की बात करते हैं तो एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, दोनों एक साथ बाहर जाएंगे, दोनों एक साथ अंदर आएंगे। अब जब हम IR पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले कंडीशन पढ़ते हैं कि भाई IR की कंडीशन क्या है, कौन IR देगा कौन IR नहीं देगा। तो वो वाइब्रेशन मोड जब हम बात करते हैं तो वाइब्रेशन मोड अगर वाइब्रेशन के दौरान डाइपोल मोमेंट में चेंज हो रहा है तो IR एक्टिव है, और चेंज नहीं हो रहा तो IR एक्टिव नहीं है। अब यहाँ पर CO2 जो है उसका अगर आप डाइपोल मोमेंट की बात करो, परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या है, एक साथ दूर जा रहा है, एक साथ पास आ रहा है, तो डाइपोल मोमेंट इसके क्या है, वाइब्रेशन के दौरान भी 0 ही रहेगा। तो जब वाइब्रेशन के दौरान भी 0 रहेगा और वैसे भी 0 है, मतलब डाइपोल मोमेंट भी चेंज नहीं आया, मतलब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग तो IR इनएक्टिव है। एसिमेट्रिक में क्या होगा कि ये एक पास आ गया और एक दूर चला गया, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये वाला IR एक्टिव है। अब आती है बेंडिंग की बात। बेंडिंग में क्या होगा, ये दोनों यहां चले गए। बेंडिंग में क्या हो रहा है, बेंडिंग में ऐसे हो रहा है कि ये आपके CO2 है, ठीक है, ये आपके ऐसे बेंड कर रहा है, मान लो यूं। तो जब ये ऐसे बेंड कर रहा है तो इसमें डाइपोल मोमेंट 0 तो रह नहीं रहा, चेंज हो रहा है, मतलब ये एक्टिव है। और दूसरा मोड ऐसे है, इसमें भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जब आप बेंडिंग की बात करो तो दोनों में क्या है, केवल डायरेक्शन का फर्क है, बाकी सेम है। तो एनर्जी लेवल सेम होंगे, डायरेक्शन अलग है, मतलब डीजनरेट हो गए एक तरीके से। तो जो वाइब्रेशनल मोड है ना आपके, सॉरी बेंडिंग वाले, वो दोनों सेम है, बस डायरेक्शन अलग है, तो वो डीजनरेट हो गए। तो कहने का मतलब है जो बेंडिंग है आपके वो 2 हैं और दोनों के दोनों IR एक्टिव हैं, लेकिन क्योंकि वो डीजनरेट हो गए, एनर्जी सेम होगी तो मोड कम हो जाएगी, सॉरी पीक कम हो जाएगी। तो हम बात करेंगे IR एक्टिव मोड की। तो टोटल 4 वाइब्रेशनल मोड थे जिसमें से सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग इनएक्टिव था, तो बाकी आपके एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और 2 बेंडिंग। IR एक्टिव मोड है, मतलब IR एक्टिव मोड 3 है, तो ये कट गया और ये कट गया, ये 3 है और ये 3 है। जब आपने उसके बाद पीक की बात करी तो पीक में क्या हुआ, जो बेंडिंग में 2 थी वो डीजनरेट होने की वजह से ओवरलैप हो गई, ओवरलैप होने का मतलब एक ही पीक हो गई। तो पीक मोड 3 थे, अब पीक 2 रह गई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है,
CO2 पे काफी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आप इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन अल्फा टू कार्बोनिल ग्रुप इज। अब देखिए ये रटे रटाए क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन पूछने का मेरे हिसाब से कोई सेंस मुझे लगता नहीं, वो इसलिए नहीं लगता कि अब आपने अगर थ्योरी पढ़ रखी है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो वहां पर आपको पीक की कुछ वैल्यूज बताई दी जाती है। तो पीक की जब वैल्यू बता दी जाती है तो आपको एक रेंज का आइडिया हो जाता है। अब जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है और अल्फा की बात हो रही है, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ये और ये अल्फा कार्बन है, तो कार्बोनिल ग्रुप के अगला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन होता है, उसमें जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट, डेल वैल्यू पूछ रहा है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ऑफ हाइड्रोजन अल्फा टू कार्बोनिल ग्रुप इज। तो ये जो इसकी जो रेंज होती है, ये मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है 2 से लेकर 2.5 के आसपास होती है। और मैंने आपको बता रखा है रेंज के लिए आपको बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना कि सर आपके नोट्स में तो यही था, 2 से 2.5 था, 2.6 दे दिया ऑप्शन में, 1.9 दे दिया, अरे लड़ने की जरूरत नहीं है। रेंज जो है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन चेक करो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है ऐसे क्वेश्चन में, 1.5 फिर 4.5 3.2 2.2, भाई रेंज के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है ना आपको 2.2 आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा 2.2। तो अगर मैं बात करूं कार्बोनिल के अल्फा मतलब नेक्स्ट जो कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन है उसकी रेंज की अगर बात करें तो 2 से 2.5 होती है, 2 से 2.5, तो ऑप्शन दे रखा 2.2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.2। तो ये आपके क्वार्टर मेजर सेकंड जो टेस्ट था उसमें आपके जितने डाउट थे वो मैंने आपको यहाँ पर सारे सॉल्व करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, मजा आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके काम के और वीडियो आने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।